हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग की, यानी मानव रोग की बात करेंगे। हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों के हिसाब से आज की क्लास हमारी रहेगी और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो हमारा टॉपिक है आज का ह्यूमन डिजीज़, यानी मानव रोग है, सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग, ठीक है? अगर हम रोगों के अध्ययन की बात करें, तो रोगों को अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी में किया जाता है, ठीक है? रोग क्या होते हैं? रोग एक ऐसी बीमारी होती है, यानी एक व्यक्ति के स्वस्थ होने को केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं दर्शा सकते, बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना व्यक्ति को निरोगी या स्वस्थ बताया जाता है, ठीक है? डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संतुलन होना स्वास्थ्य या हेल्थ कहलाता है। जबकि कोई भी व्यक्ति इन रोगों में जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से अगर वो असंतुलन है, तो वो रोग कहलाता है, ठीक है? डिजीज कहलाती है। अब देखते हैं डिजीज। डिस प्लस में ईज। डिस का मतलब है एब्सेंस या अनुपस्थिति। ईज का मतलब है सामान्य या आरामदायक अवस्था। यानी सामान्य या आरामदायक अवस्था की अनुपस्थिति होना, यानी एब्सेंस होना, उसे हम डिजीज या रोग कहते हैं, ठीक है? पोषण विकार। पोषण विकार या संक्रमण के कारक कारण अनुवांशिक कारणों से किसी अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने से जब व्यक्ति सामान्य क्रियाएं कर पाने में सक्षम न हो, तो ऐसी अवस्था को हम रोग यानी डिजीज कहलाती है। पोषण विकार या संक्रमण के कारण या कोई भी कारण हो, जैसे अनुवांशिक कारण हो, उसके कारण किसी भी अंग का क्षतिग्रस्त होना, यानी व्यक्ति की सामान्य क्रिया न कर पाना, उसे हम रोग या डिजीज कहते हैं। उसकी जो अवस्था होती है वो रोगी कहलाती है, ठीक है? अब है हमारा जन्मजात रोग यानी कॉन्जेनिटल डिजीज, यानी ऐसे रोग जो हमें जन्म लेते हैं तब हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे रोग जो बच्चे के जन्म से ही पाए जाते हैं, जन्मजात रोग कहलाते हैं। ये सामान्यतः आनुवंशिक रोग होते हैं, यानी आनुवंशिक रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, ठीक है? इसमें पहला है हमारा मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार जिसमें गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है, जैसे एग्जाम्पल में हीमोफीलिया या वर्णांधता। इसकी बात करें जैसे मादा में होते हैं XX और नर में होते हैं XY। इन दोनों के एक गुणसूत्र में विकार आ जाए, जैसे नर के X गुणसूत्र में विकार आ जाए, तो इसे कहते हैं हम मेंडलीय विकार, ठीक है? ऐसे वर्णांधता में होता है। अब है अपना गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है? मेंडलीय विकार है, उसमें होता है गुणसूत्रों की संरचना यानी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, और गुणसूत्रीय विकार में होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम है, इनमें जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, वैसे नॉर्मली जो पुरुष है उनमें गुणसूत्र होते हैं 46 प्लस XY होते हैं, लेकिन अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अगर ग्रसित है, उसमें हो जाते हैं 47 प्लस XXXY, ठीक है? यानी गुणसूत्रों की संख्या में चेंज आ जाता है, ठीक है? उपार्जित रोग। उपार्जित रोग वो होते हैं जो जन्म लेने के बाद जीवन में होने वाले रोग होते हैं। जन्मजात रोग होते हैं जो बच्चे के जन्म से पाए जाते हैं, उसे जन्मजात कहते हैं। जैसे आनुवंशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार। मेंडलीय विकार में गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है, और गुणसूत्रीय विकार में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है? अब उपार्जित रोग की बात करें तो जन्म लेने के बाद जीवन में होने वाले जो रोग होते हैं उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज या उपार्जित रोग कहते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें रोग, ठीक है? पहला होता है जन्मजात, फिर हो गया उपार्जित, ठीक है? जन्मजात में भी आनुवांशिक होते हैं ये, ठीक है? आनुवांशिक में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, ठीक है? और एक होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है? और उपार्जित में संक्रामक असंक्रामक 2 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, ये होते हैं। अब हम संक्रामक की बात करें तो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग फैलते हैं। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलना सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि के द्वारा जो रोग फैलता है वो संक्रामक होता है। अगर हम गैर संक्रामक की बात करें, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है। यानी जो संक्रामक है वो व्यक्ति के छूने से फैलता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया होते हैं, इनके कारण फैलता है। और गैर संक्रामक है जो रोगी व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में मतलब ऐसे फैलता नहीं है, ठीक है। अब ये कुछ परिभाषाएं हैं, एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती है नाम देके। जैसे रोग कारक, रोग कारक को हम पैथोजन भी बोलते हैं। ये सामान्यतः सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया का रोग कारक है, ठीक है। यानी ये सामान्यतः जो अपने जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया आदि के कारण रोग उत्पन्न करते हैं। और जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया का रोग कारक बताया गया है। दूसरा है अपना इंटरफेरोन। वायरस संक्रमण के समय हमारी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित प्रोटीन से बना पदार्थ जो कि इनके संक्रमण को बढ़ने से रोकता है। सीधा सीधा इसका नाम देके ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इंटरफेरोन क्या होता है। जब वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो जो हमारे शरीर में सेल्स होती है, उन सेल्स के द्वारा एक प्रोटीन स्रावित किया जाता है, ठीक है, उस वायरस के प्रति, ठीक है, जो उसके संक्रमण को बढ़ने से रोकता है, वो होता है हमारा इंटरफेरोन। सीधी सीधी भाषा में, जब हमारे शरीर में वायरस चला जाता है तो हमारे शरीर की सेल्स एक प्रोटीन निकालती है, मतलब कि यानी एक प्रोटीन स्रावित करती है। उस प्रोटीन से बना पदार्थ होता है वो वायरस के संक्रमण को रोकता है। इसे हम कहते हैं इंटरफेरोन, ठीक है। इनका नाम देके पूछा जाएगा सीधा सीधा एग्जाम में कि इंटरफेरोन क्या होता है, ठीक है। अब है हमारा टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। ये रोगों के प्रति प्रतिरोधकता यानी इम्यूनिटी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। यानी कोई भी रोग अगर हमारे शरीर में हो जाता है तो उसके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने का कार्य करता है ये वैक्सीनेशन। जो टीके हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, सक्रिय टीका, निष्क्रिय टीका, एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम सक्रिय टीका की। इसमें किसी रोग कारक को निष्क्रिय या मृत अवस्था में शरीर में डाला जाता है, जिससे हमारे शरीर में उस रोग कारक के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे पोलियो वैक्सीन है। जब हमें छोटे होते हैं तब से हमें बचपन में पोलियो की दवा पिलाई जाती है, ठीक है। जो पोलियो है वो पोलियो की वैक्सीन भी लगती है। जो पोलियो है वो जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें जो पोलियो का जो वायरस होता है वो मृत अवस्था में हमारे शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है। जैसे ही इंजेक्ट कराया जाता है तो उस वैक्सीन के प्रति यानी उस वायरस के प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो वायरस हमारे शरीर में जाता है पोलियो का, वो तो मृत अवस्था में होता है। मतलब कि वो कोई कार्य हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है हमारे शरीर को, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में उस वायरस के प्रति पहले से ही एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। अगर भविष्य में ये वायरस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है तो हमारा शरीर उस वायरस के प्रति पहले से ही एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा सक्रिय टीका। और जो ये टीका होता है सक्रिय टीका, ये पूरे जीवन भर रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे हमारा पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती है वो अपनी थाइमस ग्लैंड करती है, ठीक है। निष्क्रिय टीका या इनएक्टिव, इसमें पहले से तैयार एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। पहले से ही निर्माण एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर में इंजेक्ट कराई जाती है, ठीक है। जैसे टिटनेस की वैक्सीन है, ये कम समय तक रोग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है, लाइफ टाइम सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। निष्क्रिय टीका यानी इनएक्टिव टीका होता है, लेकिन जो सक्रिय टीका होता है वो लाइफ टाइम हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब है हमारा एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? वह बाहरी पदार्थ जो हमारे प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम को सक्रिय कर दे, उसे एंटीजन कहलाता है। यानी कोई भी बाहरी पदार्थ हो, वायरस, बैक्टीरिया, धूल मिट्टी के कण जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसको एक्टिव करना, उसे हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। ये सजीव या निर्जीव भी हो सकते हैं, ये सजीव हो या निर्जीव हो, कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है वायरस, बैक्टीरिया, धूल मिट्टी के कण आते हैं, ठीक है।
और इसी के विपरीत होती है एंटीबॉडीज। इस पेज पे नहीं लिख रखी है मैंने, पीछे लिख रखी है, ठीक है। एंटीबॉडीज होती है जब हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसके प्रति हमारे शरीर को एंटीजन के प्रति सुरक्षा के हेतु इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडीज उस एंटीजन के प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और उसको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनके प्रति, ठीक है। और एंटीबॉडीज और एंटीजन है, ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं दोनों। एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, ठीक है, और एंटीबॉडीज होता है वो पाया जाता है प्लाज्मा की सतह पर, ठीक है, ये दोनों पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज और एंटीजन दोनों ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है और एंटीबॉडीज होता है वो प्लाज्मा की सतह पर पाया जाता है। अब बात करेंगे हम वाहक या कैरियर की। ये किसी रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है, कोई भी रोग कारक है, ठीक है। जैसे हैजा में जो घरेलू मक्खी होती है, घरेलू मक्खी है, घरेलू मक्खी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोग को पहुंचाने का कार्य करती है, यानी फैलाने का एक कैरियर के रूप में कार्य करती है, उसे हम वाहक बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आश्चर्य या रिसीवर है, ये जीव किसी रोग कारक को अपने शरीर पर आवास तो प्रदान करते हैं लेकिन स्वयं इससे प्रभावित नहीं होते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोग कारक फैलाने में सहायता करते हैं। जो आश्चर्य रिसीवर है, क्या होता है कि ये जीव ऐसे होते हैं किसी रोग कारक को अपने शरीर पर आवास प्रदान करते हैं, यानी उसको रहने देते हैं, लेकिन इनको जो जीव को अपने अपने शरीर पर आवास प्रदान करते हैं उन जीव से इनके शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन और रोग फैलाने में ये सहायता करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से रोग फैलाने में सहायता करते हैं, ठीक है। जैसे फल चमगादड़ है वो निपाह वायरस का आश्रय है, ठीक है, जो चमगादड़ है फ्रूट बैट वो निपाह वायरस का आश्रय है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है रीट में, ठीक है। जो निपाह वायरस है ये फल चमगादड़ पर पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। कोई भी जीव है इसमें अपने शरीर पर ये आवास प्रदान करता है, यानी उसको रहने देता है और अपने ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालने देता, यानी उससे जीव से रोग कारक से स्वयं तो अप्रभावित रहता है, लेकिन जो आसपास में अप्रत्यक्ष रूप से रोग फैलाने में सहायता प्रदान करता है ये, ठीक है, ये है इसका। अभी मैंने आपको एंटीबॉडीज बताई थी। हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनके प्रति हमारा शरीर इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उनके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, उस वायरस या जीवाणु हो या धूल मिट्टी के कण हो उनके प्रति सुरक्षा के प्रति, ठीक है। अब बात करेंगे हम, कुछ डेफिनेशन है इनकी, इन डेफिनेशन को याद रखना है, सीधा सीधा नाम देके पूछा जाता है। सबसे पहले एंडेमिक है, इसको हम स्थानीय रोग भी बोलते हैं। एग्जाम में एंडेमिक नाम देके पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये स्थानीय रोग कोई नहीं पूछेगा। एंडेमिक क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाया जाता है, कोई भी बीमारी हो एक फिक्स क्षेत्र में पाई जाती हो, जैसे घेंगा या गोइटर है ये पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, इसे बोलते हैं हम एंडेमिक, यानी छोटे क्षेत्र में पाई जाने वाली। दूसरी अपनी एपिडेमिक, कुछ देशों या राज्यों में फैला हुआ रोग, या तो कोई देश हो या कोई राज्य हो उसमें फिक्स में फैला हुआ एक रोग होता है, जैसे प्लेग है, प्लेग फैला था 1994 में गुजरात में फैला था, ठीक है। पेंडेमिक है, महामारी के रूप में लगभग पूरे विश्व में फैला हुआ रोग होता है ये, जैसे कोविड-19 और स्वाइन फ्लू, ठीक है। ये है डेफिनेशन। सबसे छोटे रूप में होती है एंडेमिक, फिर होती है एपिडेमिक और सबसे बड़े रूप में महामारी के रूप में होती है पेंडेमिक बीमारी, ठीक है। आज हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोग की। जीवाणु जनित रोग में सबसे पहले अपना टीबी या कोच रोग या तपेदी रोग के नाम से जाना जाता है। अगर इसके रोग कारक की बात करें तो हमें है, रोग कारक का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रोग कारक का सीधा नाम देखकर ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। याद रखना है जो टीबी रोग है उसका रोग कारक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसका संक्रमण का तरीका है संक्रमित मनुष्य के संपर्क में आने से, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये। प्रभावित अंग है इसका फेफड़ा। जांच ट्यूबरकुलिन एंड मोन्टैक्स टेस्ट होते हैं। याद रखना जांच भी पूछा जाता है कि जो टीबी रोग है उसमें जांच का नाम पूछ लिया जाता है, ट्यूबरकुलिन और मोन्टैक्स टेस्ट होते हैं, याद रखना है। उपचार में बीसीजी, एमडीटी और डीओटीएस डोट्स, ये डोट्स की फुल फॉर्म ये रीट में पूछी गई है, याद रखना है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कोमुलेट गुआरिन, जन्म के समय दिया जाता है। एमडीटी है मल्टी ड्रग थेरेपी है, और डोट्स है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना है, ठीक है। रोग कारक इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। संक्रमण का तरीका इसका संक्रमित मनुष्य के संपर्क में आने से होता है। अगर प्रभावित अंग पूछे तो वो अपने फेफड़े बताने हैं। जांच ट्यूबरकुलिन एंड मोन्टैक्स टेस्ट होता है। उपचार इसका बीसीजी, एमडीटी और डोट्स, ये इसके उपचार में है। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो बीसीजी की है बैसिलस कैलामेट गुएरिन होते, जन्म के समय दिया जाता है ये टीका, ठीक है। एमडीटी है वो मल्टी ड्रग थेरेपी है। डोट्स है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स है, ठीक है। अगर हम जीवाणु जनित रोग को अगर शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है पंडित का टिकन्यू है बैक्टीरिया, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। पंडित का टिकन्यू है रिया, तो पैसे है प्लेग, ठीक है। डी से है डिफ्थीरिया, तै से है तपेदिक, का से है काली खांसी, टी से है टिटनेस, ठीक है। का से है कुष्ठ रोग, न्यू से है न्यूमोनिया, है से है हिज्जा। ये है इसकी। पा से है प्लेग, डी से है डिप्थीरिया, ता से है तपेदिक, का से है काली खांसी, टी से है टिटनेस, का से है कुष्ठ रोग, न्यू से है न्यूमोनिया, ठीक है से है हैजा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करने की, जीवाणु से जो रोग होते हैं उनकी। अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे हमारा कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। रोग कारक इसका है माइक्रोबैक्टीरियम लरेपे। अगर माइक्रोबैक्टीरियम लरेपे आ जाए, लरेपे लरेपे जहां आ जाए तो वो है अपना कुष्ठ रोग या हैंसन रोग होगा, ठीक है, रोग कारक के रूप में। अगर इसके संक्रमण की तरीके की बात करें तो ये होता है संक्रमित मनुष्य से संपर्क में आने से होता है। जांच है इसकी लेप्रोमेटस टेस्ट होता है, और उपचार में लेप्रोडेप्सोन रोम थेरेपी, यानी रोम थेरेपी में अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आर से है रैम्फेसिन, ठीक है। ओ से ओफ्लेक्सिन, एम से माइनोसाइक्लिन है, ठीक है। याद रखना रोग कारक माइक्रोबैक्टीरियम लेपे है। संक्रमण का जो तरीका है वो है संक्रमित मनुष्य के संपर्क में आने से, और इसकी जांच है लेप्रोमेटस टेस्ट है, ठीक है। तीसरा है अपना प्लेग या काली मौत के नाम से जाना जाता है। इसका रोग कारक है पास्चुरेला पेस्टिस या यारसिनिया पेस्टिस, इसका रोग कारक है। संक्रमण का तरीका है चूहे का पिस्सू, यानी जेनोप्सिला चेयोप्सिस के काटने से होता है ये, ठीक है। लक्षण है इसका लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाता है और फेफड़े से रक्तस्राव होने लगता है, यानी न्यूमेनिक प्लेग है ये। काली मौत या प्लेग है जिसका रोग कारक है पास्चुरेला पेस्टिस। सीधे सीधे एग्जाम में इसका अगर इसका रोग कारक पूछ लिया जाता है या इसका जो संक्रमण का तरीका ये भी पूछ लिया जाता है, लक्षण भी पूछ लिए जाते हैं, तो जो जो पॉइंट है पूरे सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
संक्रमण का तरीका चूहे का पिस्सू यानी जिनोप्सिला चियोप्सिस के काटने से लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाता है और फेफड़े से रक्तस्राव होने लगता है। और साथ में एनीमिया सेप्टिसेमिक प्लेग, उपचार में टेट्रासाइक्लिन दी जाती है इसमें। चौथा है अपना टिटनेस या धनुषाकार रोग, जिसे लोकजा भी बोलते हैं। रोग कारक है इसका क्लोस्ट्रीडियम टिटनेई। क्लोस्ट्रीडियम टिटनेई, जो आगे के नाम है वो तो ज़्यादातर में सेम मिलेंगे, जो पीछे के नाम है वो सभी अलग अलग हैं, ठीक है। इसका लक्षण है चोट या घाव वाले स्थान से ऐच्छिक पेशियों में संक्रमण होने लगता है। उपचार में डीपीटी या टीटी। डीपीटी है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस या ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जानते हैं इसको। टीटी है टिटनेस टोक्साइड और एटीएस है एंटी टिटनेस सीरम। फुल फॉर्म सभी वैक्सीन की याद रखनी है, ठीक है। टिटनेस में कौन सी दी जाती है? डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, जिसे ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। टीटी है वो टिटनेस टोक्साइड है। एटीएस है एंटी टिटनेस सीरम भी बोलते हैं। 5वें नंबर पर अपना है हेजो या विसुचीड़ा या कोलेरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो रोगजनक है वो विब्रियो कोलोरी है। लक्षण है इसके दूषित जल, भोजन, उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण होता है। आदि जो लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लो हैजा बीमारी हो गई है, ठीक है। घरेलू मक्खी के कारण फैलता है ये। उपचार में क्या है हैजा में? ओआरएस का घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। 6 नंबर पर है टाइफाइड, मियादी बुखार, मोतीझरा या एंटेरिक फीवर आदि इसके उपनाम है। रोगजनक है इसका साल्मोनेला टाइफी। रोग का कारण है दूषित भोजन या पानी से यह रोग फैलता है। इसका प्रभावित अंग है छोटी आंत, ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रभावी अंग हो उसका छोटी आंत है। वक्ष व उदर पर रोज स्पॉट दिखाई देते हैं। उपचार में टैबलेट, क्लोरोफेनिकोल, सिप्रोफ्लैक्सिन, टाइफॉइड एंटीबैक्टीरियल, और जो इसका टेस्ट है विडाल टेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है रीट के में, ठीक है। टैबलेट दे रहे क्लोरोफेनिकोल, सिप्रोफ्लॉक्सिन, टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल है, और टेस्ट इसका पूछे तो वो बताना है विडाल टेस्ट है, ठीक है। रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी है, कारण इसका दूषित जल और भोजन करने से यह बीमारी फैलती है। प्रभावित अंग है इसका छोटी आंत है, ठीक है। अब अपना 7वें नंबर पर आता है डिप्थीरिया, गलघोटू या कंठरोहिणी नाम से भी जानते हैं। रोगजनक है इसका कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, और संक्रमण का तरीका है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इससे अगर इसके लक्षण की बात करें तो सोर थ्रोट यानी गले में दर्द होता है, और सफोकेशन दम घुटना होता है इस बीमारी से। टेस्ट है इसका सिक टेस्ट, ये भी पूछा गया है एग्जाम में रीट में, ठीक है। उपचार में डीपीटी एडीएस है दिए जाते हैं। अब है अपना काली खांसी या पर्टुसिस। रोग कारक इसका है बोर्डेटेला पर्टुसिस। रोग कारक बोर्डेटेला पर्टुसिस है। संक्रमण का तरीका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। लक्षण इसके वूप या कफिंग होता है, ठीक है। अगला है अपना न्यूमोनिया, इसका रोग कारक है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। संक्रमण का तरीका इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो होता है मतलब संक्रामक बीमारी का एक फैलने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें बीमारी के जो कीटाणु होते हैं जैसे वायरस या बैक्टीरिया हवा में तैरने वाली छोटी छोटी पानी की बूंदों के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का कार्य करते हैं, इसे बोलते हैं हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। न्यूमोनिया में जो उपचार है इरोथ्रियोमाइसिन दिया जाता है, ठीक है। 10 नंबर पर अपना सिफिलिस, फ्रेंच पॉक्स या फ्रेंच डिजीज के नाम से जानते हैं। रोग कारक है इसका ट्रिपोनिमा पैलिडम है। संक्रमण का तरीका लैंगिक संचरण एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जांच इसकी वीडीआरएल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी रीट में पूछा गया है, ठीक है। उपचार में इसे पेनिसिलिन दी जाती है। वीडीआरएल की फुल फॉर्म है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। सिफिलिस है इसका रोग कारक है ट्रिपोनेमा पैलिडम। संक्रमण का तरीका लैंगिक संचरण है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। जांच है इसकी वीडीआरएल है। उपचार में पेनिसिलिन दिया जाता है। वीडीआरएल की ये फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना गोनोरिया या सुजाक। रोग कारक इसका निसेरिया गोनोरी है। इसका भी संक्रमण का तरीका लैंगिक संचरण है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। लक्षण इसके मूत्र के समय तेज जलन होती है, ठीक है, और उपचार में इसमें भी पेनिसिलिन दी जाती है। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को मैसेज यानी कमेंट्स करके बताएं, ठीक है।